नमस्कार, मैं हूं सुभाष चौधरी और आप देख रहे हैं द पब्लिक वर्ड। शुरू करते हैं विदेश में भारत की उन बड़ी खबरों से जो दुनिया भर में भारत की बढ़ती कूटनीतिक, आर्थिक और सामरिक भूमिका को रेखांकित करती है। सबसे पहले बात भारत और ईरान के रिश्तों की। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ईरान के राष्ट्रपति डॉक्टर मसूद पेजेस्किन के बीच मंगलवार को महत्वपूर्ण टेलीफोन वार्ता हुई। बातचीत के दौरान दोनों नेताओं ने भारत ईरान संबंधों को और मजबूत बनाने तथा ब्रिक्स जैसे बहुपक्षीय मंचों पर सहयोग बढ़ाने की प्रतिबद्धता दोहराई। राष्ट्रपति डॉक्टर मसूद पेजेस्किन ने भारत द्वारा ब्रिक्स ऊर्जा मंत्रियों की बैठक में सफल आयोजन पर प्रधानमंत्री मोदी को बधाई दी और उम्मीद जताई कि तेहरान और नई दिल्ली के बीच ब्रिक्स के तहत सहयोग भविष्य में और विस्तृत होगा। उन्होंने कहा कि भारत और ईरान के संबंध ऐतिहासिक विरासत और आपसी सम्मान पर आधारित हैं तथा राजनीति, अर्थव्यवस्था, व्यापार, ट्रांजिट और अंतर्राष्ट्रीय मामलों सहित कई क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने की अपार संभावनाएं मौजूद हैं। राष्ट्रपति पेस्किन ने क्षेत्रीय सुरक्षा का उल्लेख किया और उन्होंने कहा कि हालिया संघर्ष समाप्त करने के लिए हुए समझौते स्वागत योग्य हैं और उन्होंने कहा कि सभी पक्षों को अपनी प्रतिबद्धताओं का पूरी ईमानदारी से पालन करना चाहिए। उन्होंने भारत की रचनात्मक भूमिका तथा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शांति और क्षेत्रीय स्थिरता के प्रयासों की भी सराहना की। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हालिया संघर्ष में जान गंवाने वाले ईरानी नागरिकों के प्रति भारत की ओर से संवेदना व्यक्त की और पश्चिम एशिया में शांति और स्थिरता के लिए भारत की प्रतिबद्धता दोहराई। प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति पेस्किन को भारत में आयोजित होने वाली आगामी ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शामिल होने का औपचारिक निमंत्रण भी दिया। अब रुक करते हैं भारत और जापान के संबंधों की ओर। जापान की प्रधानमंत्री सानाए ताकाइची आज अपनी पहली आधिकारिक भारत यात्रा पर नई दिल्ली पहुंच रही हैं। जब हम इस एपिसोड को रिकॉर्ड कर रहे हैं तब बताया गया है कि जापानी प्रधानमंत्री भारत के लिए रवाना हो चुकी हैं। 1 से 3 जुलाई तक चलने वाली इस यात्रा में दोनों देशों के बीच विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी को नई दिशा देने पर जोर रहेगा। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार यात्रा के सभी प्रमुख कार्यक्रम नई दिल्ली में आयोजित होंगे। हालांकि गुवाहाटी को भी संबंधित कार्यक्रम स्थल के रूप में प्रस्तावित किया गया था, लेकिन समय और लॉजिस्टिक कारणों से पूरा कार्यक्रम राष्ट्रीय राजधानी तक सीमित रखा गया। प्रधानमंत्री सानाए ताकाइची की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ शिखर वार्ता होगी। दोनों नेता व्यापार, निवेश, आर्थिक सहयोग, प्रौद्योगिकी, कनेक्टिविटी, सुरक्षा और अन्य द्विपक्षीय मुद्दों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। दोनों प्रधानमंत्री एक उच्च स्तरीय भारत जापान आर्थिक मंच में संयुक्त रूप से भाग लेंगे, जिसमें दोनों देशों के प्रमुख उद्योगपति और कारोबारी प्रतिनिधि शामिल होंगे। इस मंच के माध्यम से व्यापार, निवेश और औद्योगिक सहयोग के नए अवसरों की तलाश की जाएगी। अब बात दक्षिण कॉकस क्षेत्र में बदलते सामरिक समीकरणों की। भारत और अर्मेनिया के बीच बढ़ते रक्षा सहयोग पर अजरबैजान ने आपत्ति जताई है। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया रिपोर्टों के अनुसार अजरबैजान ने भारत द्वारा अर्मेनिया को रक्षा उपकरण उपलब्ध कराए जाने पर चिंता व्यक्त की है। यह प्रतिक्रिया उस समय सामने आई जब पिछले महीने येरेवन में आयोजित सैन्य परेड में भारत निर्मित आकाश एयर डिफेंस सिस्टम, पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर और ATAGS 2 प्रणाली का प्रदर्शन किया गया। रिपोर्टों के अनुसार वर्ष 2022 से अब तक भारत और अर्मेनिया के बीच लगभग 2 अरब अमेरिकी डॉलर की रक्षा समझौते हो चुके हैं। इनमें पिनाका आकाश मिसाइल प्रणाली और ATAGS 2 स्वाति वेपन लोकेटिंग रडार शामिल है। साथ ही ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल की संभावित खरीद पर भी चर्चा जारी है। उधर अजरबैजान लंबे समय से कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तान की रुख का समर्थन करता रहा है, जबकि पाकिस्तान नागोर्नो काराबाख विवाद में अजरबैजान के पक्ष में खड़ा रहा है। वहीं तुर्की भी दोनों देशों के साथ रक्षा सहयोग बनाए हुए है और इसकी झलक ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जब भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध की स्थिति बनी थी तब भी देखने को मिली थी। विशेषज्ञों का मानना है कि भारत और अर्मेनिया के बढ़ते रक्षा संबंध दक्षिण एशिया और दक्षिण कॉकस में उभरते नए सामरिक समीकरणों को दर्शाते हैं। और अब बात अमेरिका से। वाशिंगटन डीसी में आयोजित नौवे यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम यानी USISPF एनुअल लीडरशिप समिट को संबोधित करते हुए अमेरिका में भारत के राजदूत विनय क्वात्रा ने कहा कि भारत आज विश्वसनीय वैश्विक सप्लाई चेन का एक महत्वपूर्ण केंद्र बनकर उभरा है। राजदूत विनय क्वात्रा ने कहा कि भारत की उपलब्धि मजबूत आर्थिक विकास, व्यापक संरचनात्मक सुधारों
और सुदृढ़ घरेलू अर्थव्यवस्था का परिणाम है। उन्होंने कहा कि यही कारण है कि आज भारत वैश्विक स्तर पर निवेश, विनिर्माण और विविधीकृत सप्लाई चेन का भरोसेमंद साझेदार बन चुका है। उन्होंने यह भी कहा कि दुनिया के विभिन्न देशों में के साथ भारत की परस्पर लाभकारी साझेदारियां लगातार मजबूत हो रही हैं और यही सहयोग वैश्विक सप्लाई चेन को अधिक सुरक्षित और टिकाऊ बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। इस एपिसोड के अगले भाग में देखिए, चीन में भारत के राजदूत वी दोराईस्वामी और एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के अध्यक्ष की महत्वपूर्ण मुलाकात, जर्मनी द्वारा भारतीय पेशेवरों के लिए नए अवसरों का ऐलान, अमेरिकी सीनेटर स्टीव डेंस का स्टेम शिक्षा पर बड़ा बयान, भारत, चीन और अमेरिका के बीच में उन्होंने तुलना की, और भारत पाकिस्तान के बीच कैदियों की सूची के आदान प्रदान से जुड़ी अहम खबर। अब आगे बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। चीन की राजधानी बीजिंग में भारत और एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक यानी एआईआईबी के बीच विशेष सहयोग को लेकर महत्वपूर्ण चर्चा हुई। चीन में भारत के राजदूत वी दोराईस्वामी ने बीजिंग स्थित एआईआईबी मुख्यालय में बैंक के अध्यक्ष जोउ जियाजी से मुलाकात की। बैठक के दौरान दोनों पक्षों ने भारत और एआईआईबी के बीच लंबे समय से चले आ रहे सहयोग को और मजबूत बनाने के उपायों पर विस्तार से चर्चा की। इस दौरान बुनियादी ढांचे के विकास, क्लाइमेट फाइनेंस और संस्थागत सहयोग से महत्वपूर्ण क्षेत्रों में साझेदारी बढ़ाने पर सहमति बनी। बैठक में भारत के दीर्घकालिक विकास लक्ष्य विकसित भारत 2047 के अनुरूप भविष्य की परियोजनाओं पर भी विचार विमर्श किया गया। दोनों पक्षों ने टिकाऊ और जलवायु लचीले इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास को आर्थिक प्रगति का महत्वपूर्ण आधार बताया। अब बात करते हैं भारत और जर्मनी के बीच बढ़ते मानव संसाधन सहयोग की। जर्मनी ने एक बार फिर कुशल भारतीय पेशेवरों के लिए अपने दरवाजे खोलने की प्रतिबद्धता दोहराई है और यह दोनों देशों के लिए अति आवश्यक भी है। एक तरफ भारत में स्किल्ड पेशेवर की भरमार है तो दूसरी तरफ जर्मनी को स्किल्ड पेशेवर की दरकार है। 30 जून को आयोजित ह्यूमन रिसोर्स मोबिलिटी फोरम के उद्घाटन सत्र को भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने संबोधित किया। फोरम के दौरान जर्मन प्रतिनिधियों ने भारत जर्मनी कम्प्रिहेंसिव माइग्रेशन एंड मोबिलिटी पार्टनरशिप एग्रीमेंट यानी CMMPA की सफलता का उल्लेख करते हुए कुशल भारतीय प्रतिभाओं का जर्मनी में स्वागत किया। बैठक में कौशल विकास, रोजगार, प्रोफेशनल मोबिलिटी और लोगों के बीच संपर्क बढ़ाने जैसे विषयों पर चर्चा हुई। जर्मन अधिकारियों ने कहा कि भारतीय पेशेवर देश की आर्थिक और औद्योगिक प्रगति में लगातार महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। दोनों देशों ने कुशल मानव संसाधन के आदान प्रदान को और आसान बनाने तथा रोजगार एवं स्किल डेवलपमेंट के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर भी सहमति व्यक्त की। और अब चलते हैं फिर अमेरिका की ओर। वाशिंगटन डीसी में आयोजित यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम यानी USISPF लीडरशिप समिट में अमेरिकी सीनेटर स्टीव डेंस ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी शिक्षा को लेकर यानी स्टेम की शिक्षा को लेकर वैश्विक प्रतिस्पर्धा पर महत्वपूर्ण टिप्पणी की। उन्होंने इस शिक्षा को लेकर भारत, चीन और अमेरिका की तुलना की। उन्होंने बताया कि चीन हर वर्ष लगभग 35 लाख विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी स्नातक तैयार करता है, जबकि भारत हर वर्ष लगभग 20 से 25 लाख स्टेम यानी साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स के विद्यार्थी स्नातक होते हैं। इसके मुकाबले संयुक्त राज्य अमेरिका में हर साल लगभग 10 लाख स्टेम ग्रेजुएट तैयार होते हैं। सीनेटर स्टीव डेंस ने कहा कि केवल बड़ी संख्या में स्टेम स्नातक तैयार करना ही पर्याप्त नहीं है। उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा, शोध, नवाचार, आधुनिक प्रयोगशालाओं, रिसर्च इंफ्रास्ट्रक्चर और उद्योग अकादमिक सहयोग में निवेश बढ़ाना भी उतना ही आवश्यक है। विशेषज्ञों का मानना है कि विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में वैश्विक नेतृत्व हासिल करने के लिए शोध एवं नवाचार में विश्व स्तरीय निवेश बेहद महत्वपूर्ण है। अब बात भारत और पाकिस्तान के बीच मानवीय मुद्दों से जुड़ी एक अहम पहल की। भारत और पाकिस्तान ने मंगलवार को नई दिल्ली और इस्लामाबाद में राजनयिक माध्यमों से एक दूसरे की हिरासत में मौजूद नागरिक कैदियों और मछुआरों की सूची का आदान प्रदान किया। यह प्रक्रिया 2008 के काउंसलर एक्सेस समझौते के तहत हर वर्ष 1 जनवरी और 1 जुलाई को की जाती है। विदेश मंत्रालय के अनुसार भारत ने पाकिस्तान को अपनी हिरासत में मौजूद 386 नागरिक कैदियों और 53 मछुआरों की सूची सौंपी है जो पाकिस्तानी हैं या पाकिस्तानी माने जाते हैं। वहीं पाकिस्तान ने भारत को अपनी हिरासत में मौजूद 52 नागरिक कैदियों और 198 मछुआरों की सूची उपलब्ध कराई है जो भारतीय हैं या भारतीय माने जाते हैं। भारत सरकार ने पाकिस्तान से 188 भारतीय मछुआरों और नागरिक कैदियों जो अपनी सजा पूरी कर चुके हैं उनकी शीघ्र रिहाई और स्वदेश वापसी सुनिश्चित करने का
आग्रह किया है। भारत ने पाकिस्तान से 13 भारतीय नागरिकों जिन्हें अब तक काउंसलर एक्सेस नहीं मिला है, उन्हें तत्काल काउंसलर एक्सेस उपलब्ध कराने की भी मांग की है। विदेश मंत्रालय ने यह भी बताया कि वर्ष 2014 से अब तक भारत की लगातार राजनयिक प्रयासों के चलते पाकिस्तान से 2661 भारतीय मछुआरों और 78 भारतीय नागरिक कैदियों की स्वदेश वापसी संभव हो चुकी है। इनमें केवल 2023 से अब तक 500 मछुआरे और 20 नागरिक कैदी भारत लौट चुके हैं। और इस एपिसोड में अब आगे देखिए, ओसीआई कार्ड धारकों के लिए भारत सरकार की नई एडवाइजरी। कांग्रेस सांसद शशि थरूर की जापान यात्रा से जुड़ी दो खबरें। टोक्यो स्थित भारतीय दूतावास, जापानी संसद और यूनाइटेड नेशंस यूनिवर्सिटी में उनके महत्वपूर्ण कार्यक्रम। अब बात भारत सरकार की ओर से ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया यानी ओसीआई कार्ड धारकों के लिए जारी की गई नई एडवाइजरी की। भारत सरकार के ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन ने स्पष्ट किया है कि भारत आने वाले ओसीआई कार्ड धारकों को कुछ विशेष गतिविधियों के लिए पहले से अनुमति लेना अनिवार्य होगा। एडवाइजरी के अनुसार यदि कोई ओसीआई कार्ड धारक रिसर्च, पत्रकारिता, पर्वतारोहण, भारत में स्थित किसी विदेश दूतावास या विदेशी सरकारी संगठन में इंटर्नशिप, किसी विदेशी दूतावास में नौकरी अथवा मिशनरी या तबलीगी गतिविधियों में शामिल होना चाहता है, तो उसे फॉरेनर्स रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिस यानी FRRO अथवा संबंधित भारतीय मिशन से विशेष अनुमति प्राप्त करनी होगी। इसके अलावा प्रोटेक्टेड, रेस्ट्रिक्टेड और प्रोहिबिटेड एरिया में जाने के लिए भी विशेष परमिट लेना आवश्यक होगा। ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन ने कहा है कि इन अनुमतियों के लिए आवेदन ओसीआई सर्विसेज पोर्टल के माध्यम से किया जा सकता है। सरकार का कहना है कि यह व्यवस्था भारत के आव्रजन और सुरक्षा संबंधी नियमों के प्रभावी पालन के उद्देश्य से लागू की गई है। और अब चलते हैं जापान की ओर। फिर वरिष्ठ कांग्रेस नेता और तिरुवनंतपुरम से लोकसभा सांसद डॉक्टर शशि थरूर इन दिनों जापान यात्रा पर हैं, जहां उन्होंने कई महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में भाग लिया। टोक्यो पहुंचने पर उन्होंने भारत की दूतावास का दौरा किया, जहां उनका स्वागत चार्ज डी अफेयर्स और आर मधुसूदन ने किया। डॉक्टर शशि थरूर ने बताया कि भारत की राजदूत नगमा मलिक इन दिनों जापान की प्रधानमंत्री सानाए ताकाइची की भारत यात्रा के सिलसिले में नई दिल्ली में हैं। इसके बाद ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी के प्रतिनिधिमंडल के साथ उन्होंने भारतीय दूतावास की प्रसिद्ध टेरिस पर समूह फोटो खिंचवाई, जहां से इंपीरियल गार्डन्स का सुंदर दृश्य दिखाई देता है। इसके बाद जापान के प्रमुख विश्वविद्यालयों के अध्यक्षों के सम्मान में आयोजित विशेष स्वागत समारोह में भी उन्होंने भाग लिया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य भारत और जापान के बीच शैक्षणिक सहयोग था, लोगों के बीच संपर्क को और मजबूत बनाना था। इस यात्रा के दौरान डॉक्टर शशि थरूर ने जापान की संसद डाइट में भारत जापान संबंधों पर आयोजित विशेष चर्चा में भी भाग लिया। इस चर्चा में विभिन्न राजनीतिक दलों के कई सांसद उपस्थित रहे। इनमें जापान के एक पूर्व प्रधानमंत्री, पूर्व विदेश राज्य मंत्री, पूर्व वित्त मंत्री तथा 3 पूर्व शिक्षा मंत्री भी शामिल थे। डॉक्टर शशि थरूर ने कहा कि भाषा अनुवाद के कारण चर्चा की गति कुछ धीमी अवश्य रही, लेकिन भारत के प्रति जापानी सांसदों की रुचि और दोनों देशों के संबंधों को मजबूत करने की इच्छा स्पष्ट रूप से दिखाई दी। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद संसदीय कूटनीति की आवश्यकता और आर्थिक महत्वपूर्ण हो गई है तथा भविष्य में दोनों देशों के सांसदों के बीच संवाद को और बढ़ाया जाना चाहिए। और अब इस एपिसोड की अंतिम खबर। जापान यात्रा के दौरान ही वरिष्ठ कांग्रेस नेता और लोकसभा सांसद डॉक्टर शशि थरूर ने यूनाइटेड नेशंस यूनिवर्सिटी टोक्यो में आयोजित एक महत्वपूर्ण वैश्विक चर्चा में भी भाग लिया। इस कार्यक्रम में उन्होंने भू राजनीति, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और उच्च शिक्षा की भूमिका जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर अपने विचार रखे। कार्यक्रम का संचालन संयुक्त राष्ट्र के माइक बाल्डॉक ने किया, जबकि ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी के कुलपति प्रोफेसर सी राजकुमार भी इस चर्चा में शामिल रहे। डॉक्टर शशि थरूर ने कहा कि कार्यक्रम में श्रोताओं की भागीदारी बेहद उत्साहजनक रही। समय की कमी के कारण अनेक प्रश्नों का उत्तर देना संभव नहीं हो सका। इसके बाद उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ टोक्यो में समर प्रोग्राम में भाग ले रहे ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी के विद्यार्थियों से भी संवाद किया। उन्होंने छात्रों को विश्वविद्यालय शिक्षा में मूल्यों की भूमिका पर संबोधित किया और उसके बाद उनके भविष्य, करियर, वैश्विक अवसरों और चुनौतियों पर खुलकर चर्चा की। डॉक्टर शशि थरूर ने कहा कि छात्रों और शिक्षाविदों की सक्रिय भागीदारी इस बात का प्रमाण है कि वैश्विक मामलों, शिक्षा और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को लेकर युवाओं में गहरी रुचि है। तो आज के विदेश में भारत बुलेटिन में बस इतना ही। अगर आपको हमारी यह प्रस्तुति पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल द पब्लिक वर्ल्ड को सब्सक्राइब करना न भूलें। देश दुनिया से जुड़ी अन्य
विश्वसनीय और विश्लेषणात्मक खबरों के लिए जुड़े रहिए द पब्लिक वर्ल्ड के साथ। अन्य राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खबरें हमारी वेबसाइट द पब्लिक वर्ल्ड .com पर डिटेल में पढ़ सकते हैं। आपका धन्यवाद। नमस्कार।